नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत एक देश एक चुनाव के पैटर्न को फॉलो करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इस समिति ने 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और निकायों के चुनाव को एक साथ कराने की सिफारिश की गई थी। बहरहाल मंत्रिमंडल से तो बिल पास हो गया है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। संविधान में संशोधन के साथ ही इसके लिए राज्यों के विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस, वामपंथी, टीएमसी समेत 15 दलों ने इस बिल का विरोध किया है, जबकि जेडीयू समेत 32 दल सरकार के साथ हैं। 15 दल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि ऐसा होता है तो पहली बार नहीं होगा। इसके पहले देश में 1952, 57, 62 और 67 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो चुके हैं। स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे देश इस पद्धति को फॉलो करते हैं। पर क्या यह पद्धति भारत में लागू हो पाएगी? इसमें किंतु परंतु, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार खालिद रशीद जी। खालिद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये जो प्रयास है, अपना अपना मत होता है, मेरे मत से बढ़िया है एक देश एक चुनाव होना, लेकिन क्या ये आसान होगा? देखिए, आपका मत अगर ये है कि अच्छा है तो मेरा मत भी अच्छा है, लेकिन असली है कि इसको इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल वही बात है। आपने अपने परिचय में, इंट्रो में स्वयं ही ये कहा कि ये पहली बार नहीं होगा। 52 में भी इस तरह हुआ, 57 में भी ऐसा ही हुआ, है ना। और उसके बाद 4 चुनाव कम से कम, शुरुआत के जो 4 चुनाव थे वो ऐसे ही हुए। लेकिन उसके बाद किसी कारणों से जो 356 धारा 356 लगी और कुछ स्टेट्स में जो है वो समय से पूर्व ही सरकार चुनाव कराने पड़े। हाँ, सरकार गिर गई और वहाँ पे चुनाव कराने पड़े, तो वहाँ से परिपाटी चेंज हुई और उसके बाद कई जगहों पर ऐसा ही हुआ। लेकिन आज भी कई स्थानों पर चुनाव एक साथ हो रहे हैं। आप जैसे उड़ीसा का उदाहरण ले सकती हैं कि वहाँ पे चुनाव साथ में हुए और लगातार हो रहे हैं, कई बार हो रहे हैं। इस बार भी उड़ीसा का चुनाव साथ में हुआ। तो ये तो अपनी जगह पे है। और लेकिन असली बात जो समझना है वो ये है कि क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। बिल्कुल, कोविंद समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने सिफारिश कर दी है कि भाई पहले फेज में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने चाहिए, एक साथ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, और फिर उसके 100 दिनों के भीतर निकाय का चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव कराया जाना चाहिए। ये तो व्यवस्था बड़ी अच्छी लग रही है देखने में कि भाई बार बार के जो चुनाव का जो झंझट है कि हर समय चुनावी मोड में नेता भी होते हैं, सरकार भी होती है, लोग भी होते हैं, तो जो विकास के जो कार्य हैं वो कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। बिल्कुल, है ना। नहीं, ये हम लोग लेकिन ये व्यवहारिक तो है, व्यवहारिक है। हाँ, ये व्यवहारिक सुझाव है। कहना है कि देखिए, एक अच्छा प्रयास इसलिए है कि जो आपकी बातें थी कि कई तरह के लाभ हैं इससे। एक तो ये है कि चुनाव से जनता को भी लाभ है। अब बार बार जो लोग बाहर रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, अपना काम धंधा छोड़ के वोट देने अपने एरिया में आते हैं, उनके सामने भी संकट नहीं रहेगा। एक बार चुनाव देंगे तो झंझट बार बार चुनाव देने का, वोट देने का नहीं रहेगा। कर्मचारी और अधिकारी और पुलिसमैन भी जो हर साल चुनाव में फंसे रहते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी ड्यूटी से डेविएट होना पड़ता है, क्योंकि आपकी कार्य संस्कृति तो प्रभावित होती है। आप टीचर्स ही हैं, चुनाव कार्य में लगा दिए जाते हैं, तो पठन पाठन तो बाधित हो रहा है, उनका बाधित हो रहा है ना पठन पाठन, निश्चित रूप से। इसी तरह से हर कर्मचारी, हर विभाग के कर्मचारी कहीं ना कहीं अपना काम छोड़ के चुनाव का काम करते हैं, डिप्यूट किए जाते हैं। तो एक बार डिप्यूट किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं बाकी जो उनका कार्य जो रुक जाता है उसमें और अच्छाई आएगी, स्मूथनेस बढ़ेगी जी। सरकार के सामने क्या है, कोई भी दल हो, सत्ताधारी दल हो, विपक्ष हो, सबकी बात बता रहे हैं कि क्रिएटिव भूमिका नहीं निभा पाते, क्योंकि हर साल चुनाव है, हर 6 महीने पे चुनाव है। तो अब पता चल रहा है कि सारे मंत्री संतरी काम छोड़ के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जो उनका मेन वर्क है वो बाधित हो रहा है। अब वो उनको जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई इस राज्य में आप प्रभारी हैं, आप वहाँ की स्थिति देखिए कैसे चुनाव जीता जाए। एक तो ये,
सेकंड ये कि चुनाव के टाइम पर आम तौर पर खर्चे बढ़ जाते हैं, कोई भी सरकार हो, उनको लोक लुभावन वादे करने पड़ते हैं, जनता को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी कार्य योजना पर भी काम करना पड़ता है जो शायद आर्थिक हित में राज्य की नहीं रहती है। तो मेरे ख्याल से जब एक जगह चुनाव होगा तो उस दबाव से सरकारें भी मुक्त होंगी और विपक्ष भी शायद क्रिएटिव भूमिका ज्यादा बढ़िया नहीं पा पाएगा, क्योंकि देखिए सबके बाद पॉलिटिक्स है। आप अच्छा भी है, यदि आपको चुनाव लड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको सरकार को गलत साबित करना है। तो आप गलत साबित करने के लिए उसकी कमियां निकालनी है। कहीं ना कहीं हमको लगता है क्रिएटिविटी सपोर्ट में, जो क्रिएटिव सपोर्ट होता है विपक्ष का, वो कम होता है, इसीलिए कम होता है क्योंकि चुनाव लड़ना है। मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव पक्ष लगता है आप एक ही गो में बिल्कुल गिनाने के मूड में है। हाँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है, डेफिनेटली नहीं होती एकदम हर चीज अच्छी है। बिल्कुल चुनौतियां हैं। अब आप अगर एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये पहला उदाहरण नहीं होगा। बिल्कुल, एक देश एक चुनाव पहले हो चुके हैं, लेकिन बाद में जो परिस्थितियां बनी, तो क्या वो परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी फिर आगे? ऐसा संभव है? जिस तरह की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ इस समय हो गई हैं, तो वो परिस्थितियां फिर से बन सकती हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा? हाँ, मिड टर्म पोल की स्थिति में क्या जैसे होगा? मिड टर्म पोल है, अगर आधे हिस्से में 2 साल 5 साल का जो कार्यकाल है सरकार का, अगर 2 साल में ही सरकार गिर जाए तो क्या 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा? अगला चुनाव जो है वो 2029 से अगर हम लोग लें, जिस संदर्भ में अभी तो ये लागू हो नहीं रहा है, 2029 में ही ये सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। अभी तो बहुत सारी इसमें प्रक्रियाएं होंगी। ये बिल जो है वो संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान हो सकता है आए। सरकार इस पर विचार कर रही है गंभीरता से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, मंजूरी दे दी है। तो बहुत सारी हिकअप्स हैं। एक तो जो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की जो आलोचना है उसको भी बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। समिति ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन खुद अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा? अश्विनी वैष्णव ने यह कहा कि अब हम सर्वसम्मति बनाएंगे। इसका मतलब सर्वसम्मति अभी नहीं बनी है, तो बहुत गुंजाइश है कि बहुत सारी बातें अभी इस पे होनी है। देखिए, फेडरलिज्म, हमारा जो संविधान है उसमें भी कुछ उपबंध हैं, उसमें भी जो क्लाउजेस जो मेंशन किए गए हैं उसका भी ख्याल रखना होगा। बिल्कुल है ना? नहीं तो इसमें देखिए हमने मेंशन किया, देखिए हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं, यानी हम फेडरल स्टेट हैं, और यहाँ पे जो राज्यों का जो संगठन है उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। देखिए, और उनका हित भी देखा जाना चाहिए। आप तो ये देख रहे हैं कि इससे खर्चा कम होगा, इससे दबाव कम होगा, इससे, लेकिन ये भी तो है कि आप डिस्पॉट भी तो हो सकते हैं कि अगले 5 साल तक विपक्ष तो बेचारा उसके पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा। अगले 5 साल तक हमको तो कोई हिला नहीं सकता है। आपके जो है अब अगले 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे। आपके इस बात को तो फिर बीच में जो एंटी डिफेक्शन लॉ आया या फिर बाकी तमाम चीजें आई, है ना, चुनाव सुधार के जो नियम किए गए, बहुत सारी चीजें आई, बिल्कुल, है ना, राजनीति को परिष्कृत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, तो उनका क्या? देखिए, अब आपको उसी पे आपकी जो बातें हैं उनका क्रमवार जवाब हम देना चाहेंगे। तो पहला, जैसे आपने जो कहा कि बीच में मिड टर्म पोल हुआ तो क्या होगा, तो मिड टर्म पोल के लिए व्यवस्था दी गई है कि यदि मिड टर्म पोल होगा तो 2 साल के लिए ही चुनाव होंगे। जैसे कोई राज्य में बचा हुआ कार्यकाल है उसी में चुनाव होगा, ये व्यवस्था है कि उसी के लिए चुनाव होगा। और ये व्यवस्था, ये तो एक्सेप्शनल केस में है ना, हमेशा तो आपको ये जरूरी नहीं है कि मिड टर्म हो, या ऐसा होता भी नहीं है। पहले के जमाने में ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया मिड टर्म पोल होना। तो व्यवस्था है कि आपको 2 सालों के लिए चुनाव होगा। सेकंड, आपने कहा कि आसान नहीं है, तो बिल्कुल आसान नहीं है। विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी होगी, लोकसभा और राज्यसभा में ही अभी पास कराना टेढ़ी खीर है, तो उसके लिए सहमति बनानी होगी, आम सहमति बनानी होगी। कम से कम भाजपा को अपने सहयोगी दलों का पूर्ण समर्थन तो लेना ही होगा। जहां जिन राज्यों में अदर विपक्ष की सरकार है, वहां की विधानसभाएं कैसा व्यवहार करेंगी। बिल्कुल, तो ये सारी बातें मुझे तो लगता है सुनीता जी कि यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल है, अगर आप देखें जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, उसी के कारण क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। तो जो क्षेत्रीय दल हैं, उसमें सरकार में शामिल, एनडीए में शामिल दल की भी मैं अगर बात करूं,
जेडीयू है, टीडीपी है या दूसरे जो छोटे दल हैं, बिल्कुल, है ना, शिंदे गुट है शिवसेना का, या बाकी तमाम जो पार्टियां हैं, उनका उदय ही इस नाम पे हुआ है कि चुनाव। देखिए पहले के जो चार चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, जब एक देश एक चुनाव हुआ तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का उदय उस समय नहीं हुआ था। क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत ही इसीलिए हुई क्योंकि राज्यों की जो राजनीति है वो अपने आप में आगे बढ़ी। तो वो सवाल ये है कि वो कितनी आसानी से क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे इसमें बता दें आपको कि शिवसेना और जेडीयू उन 32 दलों में शामिल हैं जिन्होंने इसके लिए सहमति दी है एक देश एक चुनाव के लिए। आपका वही उसी पे आ रहे हैं, चूंकि आपका पहले भी ये सवाल था, अभी भी वही है कि क्या इससे जो एक बार 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाने के बाद क्या एक तरह से आपका ये कहना है कि निरंकुशता भी आ जाएगी, डिस्पोटिज्म आ जाएगी कि भाई 5 साल के लिए अब मेरा कुछ होना नहीं है, जो है अब हम जनता के हित का काम कब करेंगे, जब चुनाव अंतिम वर्ष में हम जब चुनाव देखिए अभी क्या होता है कि ऑन फुट रहते हैं। नहीं, अब जैसे देखिए तो अगर नुकसान है तो फायदा भी है। स्थितियां घातक हैं, ये भी घातक है कि लोकतंत्र में सरकार हमेशा डर के रहे और चुनाव के डर से वो कोई भी सुधारवादी कदम उठा ही ना सके, कोई हार्ड स्टेप ना ले सके। वो भी स्थितियां देश के लिए अच्छी नहीं है। भले ही आप डर के सरकार रह रही है दबा के, कई चीजें ऐसी हैं जो जरूरत होती हैं, हार्ड स्टेप लेना वो जरूरत होती है देश के लिए और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये भी स्थितियां अच्छी नहीं है। अब 5 साल के लिए निरंकुशता वाला जहां तक सवाल है, तो आप विरोध करने के लिए तो कोई नहीं रोका है। क्षेत्रीय दल भी जो लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, देखिए विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको डंप कर दीजिए। 5 साल आइडिया किसी भी आइडिया के विरोध में कुछ बोलने का अर्थ कदापि ये नहीं होता है कि उसको कूड़े के डाल में डाल नहीं, डेफिनेटली आप उसमें विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। दूसरी बात, अगर उसमें कमियां निकाली जा रही है तो उसका हल भी तो है। बिल्कुल हल है, बीच का रास्ता हम निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि 5 साल के लिए जो सरकारें निश्चिंत होंगी, तो कोई जरूरी नहीं कि स्टेट में वही सरकार बने जो सेंट्रल में बने, है ना। ये तो अभी भी जरूरी नहीं है। आप स्टेट में यदि कोई अलग सरकार बनती है तो उसका दबाव ऑलरेडी सेंट्रल पे बना रहेगा, सेंटर का दबाव स्टेट पे बना रहेगा। मेरे ख्याल से सुनीता जी, देखिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जाहिर तौर पे ये बहुत समीचीन विषय है। हाँ। इस समय इसकी चर्चा बहुत हो रही है और जो लोग हमारे सुनने वाले हैं इस वक्त चर्चा में इसको गंभीरता से सुनते हैं, वो ये इस चर्चा को बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये चर्चा हम लोगों को ज़रूर करनी चाहिए कि अभी जो चुनाव होता है उसमें आप देखें कि कितनी ईवीएम का इस्तेमाल होता है, चुनाव तंत्र किस तरह से काम करता है। इतना बड़ा चुनाव, क्या हमारा तंत्र उसके लिए तैयार है इस समय? अभी जो 2024 का चुनाव हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 73 लाख कर्मचारियों को उसमें प्रतिनियुक्त किया गया और वो भी अलग अलग हिस्से में। तो अगर एक साथ चुनाव हो जाए विधानसभा के इसमें, तो आपको लगता है कि इतनी ईवीएम है हमारी? देखिए आसान नहीं होगा, अब इन्वेस्टमेंट तो करना होगा। वेयर हाउसेस हमारे हैं। बिल्कुल। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव आयोग स्वयं कहता रहा है। हाँ। चुनाव आयोग स्वयं जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एक आप किसी बात को सिर्फ कह दें इससे काम नहीं हो जाता है ना। नहीं, वो बात है खालिद जी, लेकिन और विपक्ष इसी चीज को कह रहा है कि आप मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो बात है, लेकिन बात ये है कि उसमें जो आंकड़े आए हैं, जो सरकार का भी कहना है, जो आंकड़े भी आए हैं, जो मीडिया सूत्र भी जो बता रहे हैं, उसके हिसाब से चुनाव खर्च बहुत ज्यादा बचेगा एक साथ चुनाव होने से। अब हाँ, संसाधनों की कमी है, ईवीएम की कमी है, वेयर हाउस की कमी होगी, एम्प्लॉइज की कमी होगी, उससे निपटने के लिए 5 चरणों में बिहार जैसे प्रदेश में आप 5 चरणों में चुनाव कराते हैं, 7 चरणों में चुनाव कराते हैं। चुनाव आयोग कितने चरण में चुनाव कराता है? और उसका हवाला क्या देता है? सुरक्षा के कारण से कि फोर्सेस को हम डिप्लॉय इधर उधर करें। क्या हमारी पूरी फोर्स जो है, हमारी सीमाएं खाली हो जाएंगी? सब फोर्सेस को हम लगा देंगे अपने एक देश एक चुनाव में? देखिए यदि तो बहुत सारी चीजें व्यवहारिक डेफिनेटली जिस पे विचार करना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली है, लेकिन क्या है, आप सिर्फ खर्चे को कैलकुलेट कर रहे हैं। नहीं, आपको बता रहे हैं कि जो आंकड़े आ रहे हैं, आंकड़े के हिसाब से यदि एक साथ चुनाव हुए तो जो डबल स्ट्रेंथ आपको लगती थी वो घट के सिर्फ 15% स्ट्रेंथ आप बढ़ा देंगे तो आपका काम हो जाएगा।
जैसे आप विधानसभा चुनाव कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं तो डबल स्ट्रेंथ लग रही है, डबल खर्चे लग रहे हैं। डिप्लॉयमेंट तो तब भी आपको करना है, ऐसा थोड़ा है कि उस समय ईवीएम नहीं लगेगी, उस समय पुलिसकर्मी नहीं लगेंगे। अब 7 चरण में विधानसभा चुनाव हो रहा है और 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो कितना समय जाया हो रहा है। लेकिन यदि यही लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होगा तो शायद 7 चरण में लोकसभा चुनाव हो रहा है तो 9 चरण में सारे चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 5 चरणों का डिप्लॉयमेंट, खर्चे, कर्मचारियों का जो समय है, सब कुछ बचेगा। अब हानि क्या है? मैं यही कह रहा हूं कि आपने क्या इसकी रूपरेखा तय की है, आपने इसकी तैयारी की है, या सिर्फ आप इन विचारों को रख दे रहे हैं कि अच्छा आप इसमें इन्वॉल्व रहिए, इस पे डिस्कशन करते रहिए, चर्चा में सुनीता जी, खालिद जी बैठकर इस पे चर्चा करते रहे, बाकी लोग इस पे चर्चा करते रहे और समय निकल जाए। बिल्कुल, है ना? तो अगर कोई विचार सामने हम लाते हैं तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स को पहले डिस्कस करना चाहिए। और अगर इस तरह के विचार आ रहे हैं तो पहले कमिटी ने जो राय ली है सबसे प्रमुख क्या राय है इसमें? जो पार्टिसिपेटिंग जो कौन लोग हैं इस प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में सबसे प्रभावी रूप से कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल ग्रुप्स, उनसे डिस्कशन पहले फेज में होना चाहिए था। मेरे सीधे कहने का अर्थ ये है कि आपने सुझाव तो दिया, परामर्श तो दिया, तो ये परामर्श तो कोई भी दे सकता है। देखिए, डिस्कशन और बातें हो चुकी हैं, आपने ये परामर्श किसी को? डिस्कशन हुआ है, बातें हुई हैं, चर्चाएं आ रही हैं, इसीलिए विरोध और समर्थन के पत्र भी आ रहे हैं। कुछ लोग मौन हैं, कुछ लोगों ने विरोध जताया है, कुछ लोगों ने अपनी बात कही है। लेकिन इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा। पहला ये कि वो आ रहे हैं, बात ये है कि आप क्या ये पॉसिबल है खालिद जी कि लोकतंत्र में हर जनता, चाहे सभी लोग, सारे राजनेता, जनता सारी और सारे लोग एक मत हो सके? विरोध होगा ही होगा। अब राजनेताओं की ही बात करें, विरोध ना हो तो वो प्रजातंत्र क्या है, वो लोकतंत्र क्या है? जैसे आप ये जो कह रहे हैं, अगर आपने विरोध को दबा दिया पूरी तरह से कि आपको बोलना ही नहीं है, कहना ही नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? वो गलत है। तो मैं जिस पर टिप्पणी कर रहा हूं उस पर आपका जरूर रिएक्शन चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे सबसे बड़ी शिकायत होती है इस गवर्नमेंट से वो यही है कि इसने परिपाटी ही उलट दी है कि पहले चीजों को सामने रख देते हैं और फिर कहते हैं कि आप इसको आम राय बनाने के बिल को सामने ला दिया, बिल को रख दिया और फिर कहा कि नहीं अब इस पे आप विचार बताइए। होना क्या चाहिए? खाना बनाने से पहले जो रॉ मटेरियल है वो इकट्ठा किया जाता है ना। देखिए, तो ये काम तो समिति करेगी ना, ये पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे। या स्टोव पे, गैस स्टोव पे अपना आप खाना पूरी तरह से तैयार करके रख दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि क्या आपको अच्छा लगता है? आपको पूछना चाहिए पहले, इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले, कि कितना इसमें नमक डालेंगे, कितना इसमें विचार जो है ना, ये पहले प्रोसेस में इसको डालना चाहिए। ये सबसे बड़ी शिकायत है मुझे। तो इसके साथ भी मैं किसी भी इस तरह के विचार को किनारे नहीं करता हूं, लेकिन हाँ, उसमें जो कमियां हैं उसको स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और पहले बताया जाना चाहिए, उस पर विचार विमर्श होना चाहिए, तभी उसका बढ़िया रिजल्ट आएगा। आपकी बात से हम डिसएग्री नहीं है। सभी दलों के सहयोग और समर्थन की उम्मीद करनी चाहिए, पहल भी करनी चाहिए, उनसे कोशिश करनी चाहिए कि आम राय बनाए। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि लोकतंत्र में सारे दल आम राय में आ जाएं एक छतरी के नीचे, ऐसा शायद ही कभी रेयर हो जाए तो हो जाए, नॉर्मली नहीं होता है। सेकंड वन की जो आपने कहा कि पहले ही बात करनी चाहिए, बिना मसौदा आए पहले कोई कैसे बात कर लेगा? पहले तो आपके हाथ में एक मसौदा आएगा ना, कि वो मसौदा क्या है, उसका वेयर अबाउट क्या है, तभी तो आप सबके सामने रखेंगे, परोसेंगे कि भाई देखिए ये मसौदा है, आपकी सहमति है या असहमति है, ये हमको बताइए। तो मसौदा तो पहले ही तैयार, कोई भी सरकार, कांग्रेस सरकार भी थी या पहले की भी जो सरकारें थी, एक मसौदा तैयार कर लेती थी, एक वेयर अबाउट तैयार कर लेती थी, तब चर्चा के लिए रखा जाता है कि इसको हम ऐसे कर रहे हैं। तो ये बात है। अब सही बात है कि हम शायद कंक्लूड करना चाहेंगे बिल्कुल कि जो भी प्रस्ताव आया है काफ़ी आकर्षक है, लेकिन आसान नहीं है। रास्ते में कांटे बहुत हैं जिनको हटाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरे की बहुत अच्छा रहेगा जो खालिद जी कह रहे थे कि विपक्ष को भी साथ लेके चला जाए, उसकी भी राय को ध्यान में रखा जाए, यदि कहीं आपत्तियां हैं उसका निष्पादन करने का प्रयास किया जाए तो शायद इसको और आसानी से लागू करने में सरकार को सहूलियत होगी। देखिए, चर्चा में जो हमारा जो विचार विमर्श होता है वो इतना पॉपुलर इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ भी एक पक्ष है और एक विपक्ष है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए
जो सुनने वाले हैं इसे पसंद करते हैं। तो मेरा जो असहमति होती, मेरी जो असहमति होती है आपसे, वो इसी दिशा में होती है कि हम एक बेहतर कंक्लूजन पे पहुंच सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों, जो भी चीज़ें थी आपके सामने हैं, क्या बाधाएं हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आगे क्या हो सकता है, आप इसको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक देश एक चुनाव एक अच्छा विचार है, अच्छा होगा यदि इसको सही तरीके से लागू कर दिया जाए। हमारी ये प्रतिक्रिया कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। नमस्कार।